अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बेटे, इसी चैप्टर के मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड सीआरक्यू देखिए। सेकंड सीआरक्यू बहुत आसान, बहुत सिंपल है। उसमें आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये तो बहुत ही आसान बात है। आप सबने टेम्परेचर पढ़ा है बेटे इस चैप्टर में, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल जो है वो वाइगरसली तेज मूव करेंगे, एनर्जेटिकली मूव करेंगे, उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जितना पार्टिकल स्लो मूव करेंगे उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेजरमेंट ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी की है ना। तो यकीनन इन दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के बगैर डिफाइन ही नहीं किए जा सकते। अब सवाल की नौयत यह है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। इसके लिए बेटा तुमने एक डेरिवेशन की थी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, जिसमें तुमने ये रिलेशन निकाला था, प्रूव किया था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये आपने पढ़ा था ना। तो अगर इस रिलेशन में मैं सिर्फ टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को देखना चाहूं तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखना हमेशा केल्विन में लिया जाता है गैसेस के लिए ना। ये फॉर्मूला तुम्हें खुद बता रहा है ना बेटा। अगर तुम सेल्सियस में ले लो तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप तो जानते हैं ना ऐसा मुमकिन नहीं है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सारा एटमॉस्फेयर और हर जगह जो गैस है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 0 हो जाए, मॉलिक्यूल रुक जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एब्सोल्यूट 0 के ऊपर जो है पॉसिबल है, जहाँ पे 0 केल्विन लिया जाएगा टेम्परेचर। तो यही वजह है बेटा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी गैसेस को आप डील कर रहे हैं तो टेम्परेचर किस में ले, केल्विन में ले। बहरहाल बेटे ये मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन आता है कि सर आप ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जितना तेज मूव करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गया, और वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गया, इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। और जो टेम्परेचर है वो आपके पास डिपेंडेंट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है बेटे, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखो तो इंडिपेंडेंट आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखो। लेकिन हम थर्मोडायनामिक में जब देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक में देखते हैं, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास वो डिपेंडेंट हो जाती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इस रिलेशन को हमेशा ऐसे लिखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा बेटे, सीआरक्यू नंबर 4 देखिए। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी बहुत ही आसान एमसीक्यू है। कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, एसटीपी, जिसे आप लोग इन शॉर्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या है जनाब, कुछ भी नहीं है सर। सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन का सेट है जो कि गैसेस से मुताल्लिक मेजरमेंट को आसान बनाता है और हमें एक रेफरेंस फराहम करता है। अब अगर आप जो फंडामेंटल पैरामीटर्स देखें, गैस के बेसिक 4 पैरामीटर्स है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मैस और टेम्परेचर। तो अगर उनको देखें एसटीपी पे, तो आप टेम्परेचर लेते हैं एट एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें जो आप गैस लेते हैं वो 1 मोल लेते हैं। 1 मोल मतलब 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रेशर जो आप लेते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, जो कि सी लेवल पे एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर प्रेशर है। 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर, जो कि आपके पास बराबर हो जाता है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। और किसी भी गैस का अगर आप इतना अमाउंट लेंगे इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर के ऊपर रखेंगे तो वो हमेशा एक ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और वो वॉल्यूम कितना होगा जो ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4 लीटर्स, या आप इस तरह भी आपने पढ़ा होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, है ना। हर गैस का इन कंडीशन पे, इन स्टैंडर्ड पे यही वॉल्यूम होगा। इसी वजह से इसे मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये है बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि एक रेफरेंस है और हमें गैस की मेजरमेंट में आसानी फराहम करता है। अच्छा बेटे, इसी चैप्टर का सीआरक्यू नंबर 5, आ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, व्हाट विल इट रीड द टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर को अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखा, आसान जबान में धूप के नीचे रखा है, तो क्या वो टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर रीड करेगा।
देखो पहले तो ये समझ लो कि थर्मोमीटर जो बनाया जाता है ना, वो सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनता है, एयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करता है, रेडिएशन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को, ये वाले थर्मोमीटर को जो एटमॉस्फेरिक हमें बताता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो होगा क्या, अगर हम उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे ना, तो वो आपको रीडिंग ज्यादा दिखाएगा, जितना टेम्परेचर है, मतलब एयर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। वजह क्या है, वो दो जगहों से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो जो सराउंडिंग में एयर है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और दूसरा जो डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर रेडिएशन आ रही है उससे भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो आपको कभी भी सही रीडिंग नहीं दिखाएगा बेटा, वो आपको ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। ऐसे समझिए कि अगर, वैसे तो इंटेंसिटी पे धूप की डिपेंड करता है, लेकिन अगर नॉर्मल धूप है तो आप ये समझिए 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ जाएगा। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो 40 दिखा रहा होगा, 35 दिखा रहा होगा। इसीलिए बेटे जब भी टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट के लिए, तो उसे हमेशा शेड में रखा जाता है, वेंटिलेटेड बॉक्स में रखा जाता है, ताकि वो आपके सिर्फ एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो मेजर करे, और डायरेक्ट जो रेडिएशन है वो उसके ऊपर अफेक्ट ना डाल सके।